हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा था कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ जिस अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं उसे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र कहा जाता है। ये नदियाँ दो भागों में बटी हुई हैं। एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी तरफ, जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ इसके पूर्वी तरफ प्रवाहित होती हैं। इनकी चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके थे अरब सागर से संबंधित। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां किस तरह से प्रवाहित होते हुए कहाँ जाती हैं। दक्षिण से ही शुरुआत करते हैं। ताम्रपर्णी, वैगाई, कावेरी, पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ब्रह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा, दामोदर, हुगली। ये वो नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। इनमें गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। क्षेत्रफल यानी प्रभाव भी इसका अधिक है। उड़ीसा महानदी यानी महानदी उड़ीसा में है। इस तरह से कई नदियां हैं जो अपने जल को अरब सागर में गिरा रही हैं। आइए करते हैं चर्चा प्रत्येक नदी के बारे में। सबसे पहले गोदावरी नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम नासिक जिले की त्र्यंबकम पहाड़ी से होता है। इसे दक्षिण की गंगा एवं वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा, जिस तरह से उत्तर भारत में पवित्र नदी गंगा नदी मानी जाती है, उसी तरह से दक्षिण भारत में जो नदी मानी जाती है वो गोदावरी नदी को माना जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा एवं वृद्ध गंगा कहते हैं। गोदावरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक एवं पुडुचेरी राज्यों से होकर ये बहती है। आप सोचिए ये नदी कितने राज्यों से होकर गुजर रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और पुडुचेरी का एक क्षेत्र यनम से गुजर रही है। यानी 2 और 2 4, 2 6, 7 और 8 राज्यों से ये होकर नदी निकलती है। इसकी सहायक नदियां दूधना, पूर्ण, पैनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, सैलूरी, प्राणहिता एवं मंजीरा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां। वहीं चलते हैं बात वैतरणी नदी के बारे में। ये उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलती है। इसका प्रभाव उड़ीसा एवं झारखंड राज्यों में है और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है।
वहीं ब्राह्मणी नदी की उत्पत्ति उड़ीसा राज्य की कोयल एवं शंख नदियों की धाराओं के मिलने से हुई है। यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। महानदी का उद्गम मेकाल पर्वत की सिंघाना पहाड़ी से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा का शोक कहलाती है ये नदी महानदी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में ये प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। देख सकते हैं हम गोदावरी के बारे में बात की, महानदी और ब्राह्मणी वैतरणी नदी के बारे में, किस तरह से ये नदी प्रवाहित होती हैं और अंततः अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। वहीं पेन्नार नदी ये कर्नाटक के कोलार जिले की नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। वहीं कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। दक्षिण भारत की ये एकमात्र नदी है जिसमें वर्ष भर सतत रूप से जल प्रवाह बना रहता है। आप ध्यान रखें, दक्षिण भारत की वह एकमात्र नदी जो वर्ष भर प्रवाहित होती है, जिसमें नियमित रूप से लगातार निरंतर जल का प्रवाह बना रहता है, यह नदी कावेरी नदी है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि कावेरी का ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जल प्राप्त करता है, जबकि निचला जल ग्रहण क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से जल प्राप्त करता है। मतलब दोनों तरफ से ही। एक तो यहां से जब मानसून उठता है तो इसे जल की प्राप्ति होती है, वहीं जब यहां से मानसून आता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र से तो भी इसे जल की प्राप्ति होती है। वहीं कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। आप देख सकते हैं महाबलेश्वर से होते हुए ये कृष्णा नदी आगे जा रही है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से बहती है। इसकी सहायक नदियों में भीमा देख सकते हैं आप, तुंगभद्रा ये रही, कोयना, वर्णा, पंचगंगा, घाटप्रभा, दूधगंगा, मालप्रभा एवं मूसी। ये कई छोटी नदियां हैं जो जल प्रदान करती हैं कृष्णा नदी को। वहीं वैगाई नदी यह तमिलनाडु के वर्षानद पहाड़ी से निकलती है और पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ताम्रपर्णी नदी यह तमिलनाडु राज्य में बहती है एवं मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, यहाँ जैसे हम चलेंगे आगे तो हमें एक राम सेतु मिलता है, फिर यहाँ श्रीलंका आ जाता है। तो श्रीलंका को भारत को जोड़ने के जो यहाँ पे क्षेत्र पड़ता है वो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी पड़ती है। तो इनमें ये अपन जलग्रातियाँ आप देख सकते हैं, वैगाई और ताम्रपर्णी नदी। ये बंगाल की खाड़ी की नदियों के बारे में बात हुई, लेकिन एक और अपवाह तंत्र आता है जो अंतः स्थलीय नदियां कहलाती हैं। ये वो नदियां होती हैं, यानी कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो सागर तक पहुंच ही नहीं पाती और रास्ते में ही कहीं लुप्त हो जाती हैं। ये नदियां अंतः स्थलीय नदियां कहलाती हैं, यानी जिनका उद्गम किसी पहाड़ से, किसी झील से, किसी स्रोत से हुआ। ये नदी आगे बढ़ी, जल की कमी या गाद की अधिकता के कारण ये नदी किसी समुद्र में जाने की बजाय बीच में ही कहीं लुप्त हो जाती है। ऐसी नदियों को
अंतः स्थलीय नदी कहा जाता है। इनमें मुख्यतः घग्गर नदी और लूनी नदी कहलाती है। घग्गर एक मौसमी नदी है जो हिमालय की निचली ढालों से निकलती है और अनूपगढ़ राजस्थान में लुप्त हो जाती है। घग्गर को वैदिक काल की सरस्वती माना जाता है। सरस्वती नदी वैदिक काल में जो थी, यानी उद्गम हुआ वर्षा ऋतु में, जल की मात्रा इसमें बढ़ी, कुछ दूर प्रवाहित हुई और ये समाप्त हो गई। वहीं लूनी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले में दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत का आना सागर है। अरावली के समानांतर पश्चिम दिशा में बहती है ये नदी और कच्छ के रण में उत्तर में साहानी कच्छ में समाप्त हो जाती है। अर्थात स्थल भाग से इनका जन्म हुआ और स्थल भाग से ये नदियाँ क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसे नदी तंत्र को अंतः स्थलीय नदीय तंत्र कहा जाता है। तो आज हमने प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के साथ ही साथ अंतः स्थलीय नदीय तंत्र की भी चर्चा की। यहाँ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। शेष जानकारियाँ हम आगामी वीडियो में प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।